हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। तो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की के साथ मैं उपस्थित हूँ और मैंने कोशिश की है कि आपको जो है एक जो है प्रमाणिक उत्तरमाला देने की कोशिश की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 114 से लेकर 118 तक का जो गद्यांश पूछा गया था उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह वीरता के अवतार देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार नकली युद्ध बुद्ध की रचना और खेलता खूब सिंगार शहर घेरता दुर्ग तोड़ता ये थे उसके प्रिय खेलनहार महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी आराध भवानी थी बुंदेले हरो बोले की हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें से जो प्रश्न है उसका पूछा कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। तो आपको बताना है कि कवित्री की अधिकांश रचनाएं क्या है। तो कवित्री की अधिकांश रचनाएं जो है वो देशभक्ति है। तो विकल्प नंबर 114 का सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 115 की। 115 में कह रहा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी शब्द में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है। तो आपको इसमें मर्दानी शब्द का अर्थ पूछा है। तो मर्दानी का मतलब होता है पुरुषत्ववान, अर्थात विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा 115 का। चलिए सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि उस गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है। तो आप जानते ही हैं कि जो पद्यांश है इसका शीर्षक सीधा सीधा है झांसी की रानी कविता है। तो इसका ए विकल्प जो है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा 16 का। चलिए 17 में कह रहा है कि इस कविता की कवित्री का नाम क्या है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न पूछा है। इसकी कवित्री जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 118। कह रहे हैं इस कविता में प्रयोग किया गया रस क्या है। तो ये भी बहुत आसान सा है कि कौन सा रस इसमें प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इसमें वीर रस प्रयोग किया गया है। कौन सा रस, वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो विकल्प नंबर डी जो है 118 का सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 19 में क्या पूछा था। पूछा था कि दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो विधुर का आपको स्त्रीलिंग बताना है कि विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो बच्चों विधुर का क्या हो जाएगा, विधवा। विकल्प नंबर बी जो है वो 119 में सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 120 में। कह रहा तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तो आपको उचित विराम चिन्ह का इसमें क्या करना है, प्रयोग करना है। ये सवाल नंबर आपका 120 में पूछा था तुम कब आओगे। तो बच्चों इसमें प्रयोग क्या होगा, इसमें होगा प्रश्नवाचक चिन्ह का इसमें प्रयोग किया जाएगा। 120 का बी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 121 में पूछा है कि 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी किसको मिला था। तो 1987 का मगध कविता के लिए, तो मगध कविता जो है वो श्रीकांत वर्मा की है। तो विकल्प नंबर बी जो है 121 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 122 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। मात्र, खर्च, निपट और चुपचाप। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मात्र नहीं हो सकता, खर्च, निपट, मूर्ख, चुपचाप। तो देखा जाए इसमें तो इसका प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन है। वैसे मेरे हिसाब से निपट हो जाएगा। निपट मूर्ख तो वैसे भी जो है विशेषण होता है और निपट मूर्ख तो निपट हो सकता है मेरे हिसाब से। तो 122 का बी सी जो है मेरे हिसाब से सही होगा। हो सकता है कि इसमें कुछ बदल ले कि 122 का मेरे हिसाब से सी होगा। चलिए बात करते हैं 123 में। कह रहा अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों अव्यय के भेद जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये सभी क्लास में पढ़े हुए हैं। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 124 में। कह रहा है कि री का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको ये बताना है कि री का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत, ओष्ठ, कंठ या मूर्धा। तो 124 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो 124 का डी हो जाएगा। री जो है वो मूर्धा है, मूर्ध उच्चारण इसका मूर्धा से होता है। चलिए सवाल नंबर 125 में क्या कह रहा है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, उस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का क्या आशय है। तो आपको बताना है कि धर्म का आशय इसमें क्या है। तो बच्चों धर्म का आशय होता है गुण, अर्थात विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा 125 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 126। कह रहा है कि कानन का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो कानन का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, तो कानन का हो जाएगा अरण्य। वैसे तो वन भी हो जाएगा, लेकिन चूंकि वन विपी विपी और पुष्प और अरण्य दिया है तो अरण्य हम मार लेते हैं। चलिए अब जैसा हो, इस प्रश्न का उत्तर चूंकि वन भी हो सकता है। चलिए सवाल नंबर 127 कह रहा है कृताकृत में समास बताना है। तो बच्चों कृताकृत में समास पूछा है तो कौन सा समास होगा। तो बच्चों कृताकृत में जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। तो 127 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 128 में। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है कि किसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई का अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसका मतलब विकल्प नंबर डी जो है इसमें किसका प्रयोग किया गया है, कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 29 में। 129 में कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द की पहचान को छांटना है। पुल्लिंग शब्द को छांटना है 129 में। चाहत होती है, रंगत होती है, मेहनत की जाती है, आहार होता है,
होता है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तो 129 का कौन सा विकल्प होगा? डी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 130 की। कह रहा माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपको ये बताना है कि माघ फागुन में जो ऋतु पड़ती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शिशिर, सिरोधार, सुग्रीव और ग्रीष्म। तो देखो सिरोधार जो सिर पर धारण, सुग्रीव जिसकी गर्दन, ग्रीष्म का मतलब गर्मी अर्थात शिशिर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा 130 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 131। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक शब्द है। तो समभिन्नार्थक शब्द पूछा है तो थोड़ा ये है। चलिए इससे अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? अभिज्ञ का मतलब जो होता है वो जानकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जानकार मान लेंगे इसको। तो 131 का क्या हो जाएगा? जानकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जानकार हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर बात करते हैं 132 में। कह रहा चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो पूछा है कि चीफ की दावत की कहानी जो है देवराज, राजेंद्र, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। तो बच्चों चीफ की दावत जो है भीष्म साहनी की कहानी है। विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 133 में। कह रहे कौन सा शब्द जो है कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? आपको अर्धविराम का चिन्ह बताना है, अल्पविराम का नहीं। किसका? अर्धविराम का। तो बच्चों अर्धविराम का विकल्प बी हो जाएगा। 133 का क्या होगा? बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 134 में पूछा है कि इति और इति शब्द का विकल्प आपको चुनना है। बच्चों अभी आपने मेरी पीछे वीडियो देखी होगी तो ये सब प्रश्न मैंने करवा रखे हैं। एक कह रहा है समाप्ति बाधा, तैयार दलासीन, ऋण ठीक ठाक और भोगना और जल। तो आपको बताना कि इसका सही क्या उत्तर होगा। तो बच्चों इसका सही हो जाएगा ए, समाप्ति और बाधा। विकल्प ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 135 में। कह रहा निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप चयनित कीजिए। तो आपको शुद्ध रूप वाला चयन करना है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो बच्चों गाने का अभ्यास होता है। विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 136 में। कर अभय और उभय शब्द का सही अर्थ क्या है? तो आपको अभय और उभय का सही अर्थ बताना है। निर्भय दोनों, हवा अग्नि दोनों निर्भय, पढ़ना और पढ़ाना। तो आपको बताना है कि अभय और उभय शब्द का अर्थ जो है क्या होगा 136 का। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगर आप मेरी वीडियो देखे होंगे तो आप सबको जो है इस प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प सही होगा 136 का। चलिए बात करते हैं 137 में। कह रहे अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? आपको 137 का बताना है कि अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह, अर्थात विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 138। कांति और क्लांति शब्द का सही अर्थ क्या है? तो आपको ये बताना है कि कांति और क्लांति सहित का शब्द अर्थ क्या होगा? चमक क्लेश, चमक थकावट, उलटफेर थकावट और थकावट और चमक। तो 138 का क्या हो जाएगा? तो बच्चों 138 का हो जाएगा चमक, क्रांति मतलब चमक और क्लांति मतलब थकावट, अर्थात विकल्प बी जो है इसका सही हो जाएगा। तो 138 का बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 139 में। क्या कह रहा है? कह रहा है आदि और व्याधि युग में आदि शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको किसका बताना है? आदि शब्द का अर्थ बताना है। इन दोनों में मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन और अधकपारी जैसा रोग। तो बच्चों इसका मतलब होता है मानसिक कष्ट। विकल्प नंबर एक जो है वो आपका 139 में सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 140 में। कह रहे तौबर की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होता है? बड़ा आसान सा सवाल है। तौबर की ध्वनियों का उच्चारण स्थान, तो बच्चों इसका उच्चारण स्थान दंत्य होता है। विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 141 नंबर में पूछ रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो कह रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक या करणवाचक? तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा करणवाचक। विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा 141 का। चलिए 142 में कह रहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें आपको अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। असंगति, विशेषोक्ति, दृष्टांत और विभावना। तो बच्चों इसमें अलंकार विभावना हो जाएगा। विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 143 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या साहित्य? तो बच्चों इसका उत्तर डी हो जाएगा। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए 144 नंबर। कह रहा दवाई शब्द का सही बहुवचन और रूप विकल्प में पहचानिए। तो बच्चों मैंने बहुत बार इसके बारे में आपको जिक्र किया है। जब ये बहुवचन बटेगा तो इसमें ई की मात्रा छोटी हो जाती है, अर्थात इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बच्चों 144 का जो विकल्प सही होगा वो बी सही हो जाएगा। दवाइयां होता है, अर्थात विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आपको बताना है 145। वर्णमाला किसे कहते हैं? कह रहा है कि वर्णमाला जो है वो किसे कहते हैं ये बताना है। स्वरों को, व्यंजनों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को,
या फिर वर्णों के उच्चारण स्थान को, तो बच्चों वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। 145 का सी सही हो जाएगा। चलिए 146 कह रहा है अंगारे बरसना शब्द का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अंगारे बरसना इसका सही अर्थ आपको बताना है। तो बच्चों इसका सही अर्थ हो जाता है कड़ी धूप होना। क्या होना, कड़ी धूप होना, अर्थात 146 का विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 147 में कह रहा है घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की लोकोक्ति, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। तो आपको ये बताना है कि घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, इसकी लोकोक्ति क्या बनेगी। तो बच्चों बनेगी घर का भेदी लंका ढाहे। विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा 147 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 148। कह रहे निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो आपको बताना है कि विशेषण जाना, देवता, सुंदर और कौन। तो बच्चों इसमें विशेषण सुंदर होगा। 148 का सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 149। कह रहा मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपको बताना है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं किस सर्वनाम का उदाहरण है। उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम उत्तम और प्रथम दोनों और अन्य पुरुष। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तम प्रथम दोनों हो जाएगा, अर्थात 149 का विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। और बच्चों 150वां अंतिम सवाल, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको निर्वासित में प्रत्यय बताना है, इत है, इक है, आस है, उत है। तो बच्चों इसमें प्रत्यय इत लगा हुआ है, अर्थात विकल्प नंबर एक जो है इसका सही हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अपना उत्तर जो है इससे मिला लेंगे और अपना उत्तर मिला करके और ये जांच लेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।